हूँ आपके साथ सुजाता। और ओल्ड ट्रैफर्ड का चौथा टेस्ट अब तीसरे दिन में पहुंच गया है और दूसरे दिन अगर हम देखें तो भारत थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसके बाद जो उम्मीद की जा रही थी उससे पहले ही वो आउट हो गया और फिर इंग्लैंड ने दमदार शुरुआत की और भारत कहीं ना कहीं फिलहाल दबाव में नजर आ रहा है। हुआ कि आपको बता देते हैं, पहली पारी में भारत ने बनाए हैं 358 रन, जो जाहिर तौर पर कम है क्योंकि ये माना जा रहा था कि कम से कम 400 रन आपको बनाने होंगे मैच में टिके रहने के लिए। इंग्लैंड ने जवाब में सिर्फ 46 ओवर में ही 225 रन बना डाले हैं, वो भी सिर्फ 2 विकेट खोकर। और फिलहाल 133 रनों की बढ़त भारत को हासिल है, लेकिन क्या ये काफी है? जिस अंदाज में जैक क्राउली और डकेट ने शुरुआत की है, लगता है कि वो टेस्ट नहीं बल्कि T20 का मुकाबला खेल रहे हो। जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ दोनों ने बल्लेबाजी की, हालांकि दोनों सेंचुरी से चूक गए लेकिन दमदार पारी उन्होंने जरूर दी। अगर आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाएं तो पहला सेशन सिर्फ 2 विकेट गिरे, रन रेट रहा 2.59। दूसरा सेशन 4 विकेट गिरे, रन रेट रहा 4.92 और तीसरे सेशन में 148 रन बने और 32 ओवर में ही, यानी जब इंग्लैंड की बारी आ गई तब की हम बात कर रहे हैं, रन रेट रहा 4.62। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो डकेट ने 100 गेंदों में 94 रन बनाए, स्ट्राइक रेट रहा 94 का। जैक क्राउली ने 113 गेंदों का सामना किया और 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों ने मिलकर भारत के खिलाफ 150 प्लस की ओपनिंग साझेदारी कर दी और इसे लेकर फिर एक बार सवाल उठे क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में 24 टेस्ट में एक बार भी ऐसा कोई अपोजिशन की टीम करने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में 4 टेस्ट खेले गए हैं, चौथा टेस्ट अभी चल रहा है और ऐसा 2 बार अभी ही हो चुका है। यानी बॉलिंग यूनिट पर सवाल है या स्ट्राइक जो बॉलर्स है क्या उसकी वो कमी है, क्योंकि दबाव डालने के लिए जरूरी है कि ओपनिंग पार्टनरशिप में से किसी एक को जल्दी से जल्दी आउट किया जाए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। 2025 में भारत ने 150 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप 2 बार देख ली है, जबकि 2016 से 2024 के बीच ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। अगर इस टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ साई सुदर्शन और अंशुल कंबोज के लिए बुरी खबर है क्योंकि दोनों ही शून्य पर आउट हो गए। अंशुल कंबोज को बॉलिंग के लिए लाया गया लेकिन फिर टेल एंडर्स को लेकर सवाल उठे। अंशुल कंबोज 0 पर जब आउट हुए। ऋषभ पंत ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने में वो वीरू यानी वीरेंद्र सहवाग के बराबरी पर आ गए हैं। 90 छक्के जो हैं उन्होंने अब लगा दिए हैं। ऋषभ पंत अब अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। पंत के 38 छक्के हैं, बेन स्टोक्स 39 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने लगाया है, यानी सिर्फ उनसे ही वो पीछे हैं। अब जसप्रीत बुमराह की हम बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह के स्पेल पर हम डिटेल से बात करेंगे, किस तरह से बदलाव जो है वो देखने को मिला। शुरुआत में उन्होंने स्ट्रगल किया लेकिन उसके बाद रन रेट पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया और इन तमाम चीजों पर हम बात करने वाले हैं। टीम में क्या खामियां हैं, कहां चूक हुई है, क्या सुधार करने की जरूरत है और क्या अभी भी भारत वापसी कर सकता है। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य मदन लाल जी हमारे साथ हैं। मदन लाल जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। डिटेल में हम बात कर रहे थे और कल भी हमने आपके साथ बात की थी और आप कह रहे थे कि 400 प्लस का स्कोर अगर बनाएंगे पहली पारी में तो ठीक रहेगा, लेकिन हम 358 ही बना सके। अब ऐसे में थोड़ा सा हम शुरुआत देखते हैं। भारत ने पहले सेशन में 57 रन बनाए, 2 विकेट, रन रेट रहा 2.59। क्या आपको लगता है कि बल्लेबाजों ने शुरुआत में बहुत ज्यादा डिफेंसिव रुख अपनाया जिसकी वजह से हम 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए? नहीं, देखिए बात पता क्या है कि जब आप बैटिंग शुरू करते हैं फर्स्ट इनिंग में तो विकेट जो है थोड़ी सी फ्रेश रहती है और फ्रेश रहने से क्या है कि आपको थोड़ा सा सूझबूझ कर खेलना पड़ता है और ताकि आपके विकेट्स ना गिरें। पर जब आप थोड़ा सा वहाँ पे सेट हो जाते हैं तो अब आपको अपने जो स्ट्रोक्स है वो खेलने पड़ते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कई बार हम थोड़ा सा चूक जाते हैं, इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जब आप रिस्क नहीं लेते थोड़ा सा तो रनों की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। प्रेशर डालने के लिए आपको करना क्या है कि आपको साथ साथ में स्कोर बोर्ड भी चलाते रहना है। नहीं तो होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा रुक के खेलेंगे तो उसमें ये भी होता है कि कई बार आप अपनी विकेट खो देते हैं। तो सेशन वाइज अगर देखिए आपने जो बात की है सेशन की, हमने 2 पॉइंट समथिंग हमने जो रन बनाए पर ओवर वो दर्शाता नहीं है, क्योंकि वो एक ही बात मैं उसके बाद कहना चाहूँगा कि ये बिगनिंग में ऐसा हो सकता है पर बाद में थोड़ा सा आपको स्कोर बोर्ड को चलाना पड़ता है। दबाव आ गया तो एस्केलेट नहीं कर पाए बाद में और डिफेंसिव रुख जो है वो थोड़ा सा
अब भारी पड़ सकता है हमारे ऊपर। लेकिन ऋषभ पंत की अगर हम बात करते हैं, ऋषभ पंत एक अलग ही जोन में रहते हैं। हमने देखा किस तरह से इंजरी के बावजूद हुआ है और दिखाता है कि खेल के प्रति उनका डेडिकेशन क्या है। और इसी के साथ जो रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है, 38 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए वो इंग्लैंड के खिलाफ, जो सबसे ज्यादा है। क्या उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का ये आप इसे फायदे के तौर पे देखते हैं, या आपको लगता है कि ये जोखिम ज्यादा है? सी देखिए, ऋषभ पंत को तो जो है, मैंने कल भी कहा था कि ही इज़ अ चैंपियन प्लेयर एंड ही इज़ अ मैच विनर प्लेयर। पर ये है कि ये इसकी नेचर ऑफ द गेम इज़ लाइक दैट, ही प्लेज द शॉट्स, छक्के तो ये अभी और भी कई कई सारे मारेगा, और जब तक ये अपना कैरियर ख़त्म करेगा इतने छक्के मार देगा कि तो इसके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर यह है कि कई बार इतना अग्रेसिव खेलने से भी आपको देखना ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए साथ में। टीम क्या कहती है, आपकी जो सिचुएशन के हिसाब से खेलना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर बड़ा छोटी सी बात मैं आप कहना चाहूँगा, उन्होंने 52 और 53 रन जो बनाए हैं कल आकर, 37 तो उन्होंने पहले ही बना दिए थे चोट लगने से। उसके बाद जो रन बनाए हैं, ये एक दर्शाता है कि ऋषभ पंत जो है एक टीम मैन है, और उसको कंसर्न था कि अगर मैं 10-15 रन भी बनाता हूँ तो टीम के लिए बेनिफिट होगा। पर देखने वाली बात है कि जो शॉट आपने खेला है, जिसमें आप इंजर्ड हुए हैं, वो शॉट्स को थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना देखना, और वो भी पेस बॉलर के अगेंस्ट। क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो आपके हिट तो करेगा ही करेगा, कहीं ना रिस्की शॉट था वो। तो उसे देखिए, उसे हमें नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है कि ऋषभ पंत हमें चाहिए था, इस इनिंग में भी चाहिए था। पहली इनिंग में अगर ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा था तो हम 400 450 का ये आंकड़ा पार कर रहे थे। अगर सेकंड इनिंग में आप कैसे वो बैटिंग करेगा, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ गई और वो ना खेल पाया तो टीम को तो काफ़ी नुकसान होगा ना। बिल्कुल, टीम को काफ़ी नुकसान होगा, और इसीलिए कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं कि आगे इस मैच का कैसे बढ़ता है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात करें, तो आते ही उन्होंने ठान रखी थी कि पूरी तरह से जो बैस बॉल क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो उसका नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। बेन डेकेट ने 100 गेंदों में 94 रन बना डाले और उनका स्ट्राइक रेट रहा 94 का। क्या भारतीय गेंदबाज अब उन्हें अभी तक उन्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं? हालांकि वो सेंचुरी से चूक गए, लेकिन 94 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ओपनिंग दी। सी देखिए, बेन डकट और ये क्रोली जो है, ये इंग्लैंड में थोड़ा सा चेंज आया है। पिछले 5-7 सालों से जो बेसबॉल क्रिकेट की आप बात करते हैं, वो एक चेंज है। वो अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेलनी शुरू कर दिया, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैच जीतने भी शुरू कर दिए हैं। सी आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया। दैट्स वाई उन्होंने 94 रन बनाए। स्ट्राइक रेट भी उनका काफ़ी 94 था, और ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। क्रोली का भी जो स्ट्राइक रेट है बहुत ही बेहतरीन था। आपने अगर इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से से रन बनाए हैं तो टीम को तो बेनिफिट होगा ही। बट हमने क्या किया है, हमारी बॉलिंग ने क्या किया है, देखो 43 ओवर में ही हमने 225 रन बना दिए। अभी उनके 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, 50-60 रन की लीड जो है, इतनी ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर लीड इंग्लैंड ले जाता है 150 रन की, देन भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बहुत खड़ी हो जाएंगी। और इस बेन डकट को रोकने के लिए ये कि आप एक ही कॉरिडोर में गेंद करें, जहाँ पे आप उसकी विकेट ले सकें। अगर आप चारों तरफ बॉलिंग करेंगे तो फिर मुश्किलें हैं। आप वो तो खेलेगा क्योंकि वो इज अ स्ट्रोक प्लेयर्स, एंड क्रोली का भी ऐसा ही है। चौथे पांचवें दिन बैटिंग करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये हमने लॉर्ड्स में भी देखा था। लेकिन एक और बात है, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे बॉलर क्या कर रहे हैं, अब वही जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि शुभमन गिल की कप्तानी भी, हम 4 टेस्ट मैचों में 2 बार ऐसा हो चुका है कि ऑपोजिशन के जो ओपनर थे वो 150 प्लस की ओपनिंग साझेदारी कर पाए, जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी के दौरान नहीं हुआ था। अब ये बताता क्या है, क्या ये बॉलर्स की कमजोरी है, या फिर कप्तान शुभमन गिल की रणनीति की ये कमी है कि कब किसे इस्तेमाल किया जाए, किस छोर से बॉलिंग कराए? नहीं, शुभमन गिल की कोई कमज़ोरी नहीं है इसमें। देखिए, आप बड़ा यंग कैप्टन है और ये तो आहिस्ता आहिस्ता तो सीखता ही चला जाएगा। पर ये है कि यहाँ पे बॉलर्स को देखना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन ना दें, ताकि हमें ब्रेक थ्रू मिले। देखिए, अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तभी आपके चांसेस जो है जो जीतने के बनते हैं। पर जो गिल है, इसको एक ही बात करनी चाहिए, जब भी कभी कोई बॉलर इधर उधर गेंद कर रहा है तो उसको जाके या बीच में आकर जब ओवर ख़त्म होता है उसको बताना जाना बड़ा ज़रूरी है।
मैं चाहता हूँ कि कई बार कैप्टन अपनी राय जो दे रहा है उसको फोर्स भी कर सकता है, नहीं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप गेंद करिए, तो वो बॉलर सुनता भी है। कई बार बॉलर को खुद पता नहीं लगता, पर कैप्टन जब स्लिप में खड़ा है उसको पता है कि यार ये गेंद गेंद गलत कर रहा है, वहाँ पे उनको गिल को एडवाइस करना बड़ा ज़रूरी है। और ये क्या है कि हम सिर्फ जैसे आपने रोहित शर्मा का नाम लिया, कि वो जब थे हाँ, यही कैप्टन। यही यही सवाल है कि 2016 से 24 के बीच एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑपोजिशन की कोई ओपनर पार्टनरशिप 150 प्लस पहुंची हो, लेकिन शुभमन गिल के कप्तानी में ऐसा हो रहा है। तो क्या हमारी जो बॉलिंग है वो लगातार डिटीरियोरेट हुई है, वो कमजोर होती गई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? डिटेरियोरेट नहीं हुई, बट देखिए हमारा क्या है कि हम सिर्फ जसप्रीत बुमराह की तरफ देख रहे हैं कि ये कब विकेट निकालेगा। जसप्रीत बुमराह इज नॉट द ओनली वन, बाकी भी 3-4 ऐसे बॉलर हैं जिनको उनको भी विकेट निकालने पड़ेंगे। अब मैं देखिए कि एक और भी कारण आपको बताऊं, जसप्रीत बुमराह ये तीसरा टेस्ट मैच है, वो जो इंग्लिश बैट्समैन है उसको खेल चुके हुए हैं। अब उनको पता है कि इसको कैसे बैटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा बॉल पड़ जाए, आप आउट हो जाए, कोई बात नहीं, पर ये भी तो एक एडवांटेज होता है ना कि आप बार बार उसको खेलते हैं तो आपको पता लग जाता है भाई मैंने इसको बैटिंग कैसे करनी है। पर बाकी शरदुल ठाकुर या मोहम्मद सिराज या अंशुल कंबोज, ये इनको इनको साथ देना निभाना बड़ा 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 ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरफ से आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से अगर रन लीक करते चले जाएंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ी जाएंगी, जैसे कल हुआ है। 43 ओवर में हमने 225 रन बना दिए, बहुत ज़्यादा रन है और एक और टेस्ट बात है, क्रिकेट में। कल बुमराह भी थोड़े से महंगे नजर आए, क्योंकि उनका जो स्पेल था वो काफी महंगा हो गया, 91 के औसत के साथ। लेकिन छठे स्पेल तक जो है वो थोड़ा सा वो सुधार लिया उन्होंने, और 7.3 तक उनका एवरेज आ गया, और उसके बाद विकेट भी मिला। क्या ये उनके फिटनेस और रिदम का भी संकेत है? यानी इतनी बॉलिंग वो कर सकते हैं और थोड़ा लड़खड़ाने के बाद वापसी भी कर सकते हैं? नहीं देखिए, उनका फिटनेस का कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर फिट नहीं होते तो वो खेलते भी नहीं। बाकी रिदम की बात करते हैं, रिदम देखिए, आपकी रिदम जब आप गेंद स्टार्ट करते हैं एक दूसरे ओवर के बाद ही आ जाती है, आपको पता होता है कि मैंने गेंद कहाँ करनी है, कैसे आउट करना है। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कई बार आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और उससे आपको विकेट निकालने की, उससे आप जो प्रोसेस है वो इधर से उधर हो जाता है। अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो आपको विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और लाइन और लेंथ में कंट्रोल करनी पड़ेगी ताकि आप विकेट्स निकाल सकें। बाकी कोई कंसर्न नहीं है, बट हाँ, कंसर्न दूसरे बॉलर्स का ज़रूर है, क्योंकि आपको एज ए 4-5 बॉलर जो खेल रहे हैं, एज ए बॉलर खेल रहे हैं, उनको विकेट निकालना भी बड़ा जरूरी है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे जडेजा हो। जडेजा तो गेंद अच्छी करता ही है, और वो ब्रेक थ्रू आप दिलाता भी है, क्योंकि कंडीशन जो है जडेजा को सूट नहीं करती है, सूट करती है पेसर को। तो पेसर को का विकेट्स निकालना शुरू शुरू में बड़ा ज़रूरी है। और एक और बात, अगर पिछले हिस्ट्री लेके चले जाइए पीछे, आप देखेंगे जब जब हमने हमने ब्रेक थ्रू मिला है शुरू शुरू में, तो हमने टेस्ट मैच जीते हैं, क्योंकि शुरू में ब्रेक थ्रू मिलना बड़ा जरूरी है। और वही हम फिलहाल नहीं कर पा रहे। एक और बात है, अगर हम आप इस मैच में हमें ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही चीजें जो है वो थोड़ी डगमगाई हुई है। एक बार हम बल्लेबाजी के भरोसे जीते, एक बार गेंदबाजी के भरोसे जीते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत की पारी में पंत और साई सुदर्शन के अलावा कोई भी एक अच्छी पारी नहीं खेल सका। क्या टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत दी? क्योंकि अगर हम ओपनर की बात करें, जायसवाल ने भी 50 जरूर लगाया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक मोमेंटम जो हमें मिला था हमने खो दिया। मोमेंटम तो आप तब खोलते हैं जब आपके जो सेट बैट्समैन है जब आउट हो जाए। केएल राहुल ने 40 ऑर्डर रन बनाए, 46। उसके बाद जसवाल ने बनाए 58 रन। तो वहाँ से हमने मोमेंटम खो दिया। ये दोनों खिलाड़ियों को एक लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। लंबी अगर पारी के अगर 100-150 रन की पार्टनरशिप हो जाती तो ये टोटल हमारा 450-500 के करीब होता। तो ये सोचने वाली बात है। बाकी जो बल्लेबाज है नीचे, शाहिद सुदर्शन ने अच्छी बैटिंग की, उसके साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप हुई है शाहिद सुदर्शन की ऋषभ पंत के साथ। तो ये बड़ा ज़रूरी रहता है कि आप पार्टनरशिप में खेलें और ऊपर से आपको अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ने। और हमारे साथ जुड़ गए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी, उनसे भी हम बात करते हैं। ताउस, हमने देखा जो कोशिश थी, लॉर्ड से सबक लेकर हम मैनचेस्टर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे जो खामियां हैं उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, और किस तरह से हमने ऑपोजिशन को मौका दिया। अब बेन डगेट की अगर हम बात करते हैं तो 10-50 ऐसी वो बना चुके हैं जो कि 50 गेंदों से पहले बनी है। क्या ये टेस्ट क्रिकेट में उनका ये तेज टेम्पो जो है भारतीय गेंदबाजों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे भारतीय गेंदबाज जो है?
नहीं, जिस तरह से पहले पिछली मैच जो आपने देखा था, उनका रवैया, रुख चेंज हो गया था और ये बैस बॉल से ब्लॉक बॉल आ गए थे। तो यहाँ पर आप हम्म। देखेंगे कि इनका गेम जो है ओपनर्स के ऊपर डिपेंडेड है कम्प्लीटली। वो बैस बॉल तभी खेल सकते हैं जब इनकी विकेट नहीं जाए, जब इनके ओपनर्स धड़ल्ले से खेले बिना कोई डर के। और जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने उनको ऑप्शन दिया है खेलने का, उनको खुला मैदान देखिए, फिर आपके बेन डकेट भी अटैकिंग मोड में खेले। सफलता यही है कि भाई हमने उन दोनों को 100 बनाने नहीं दिए, एक को 84 दूसरे को 94। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यार हमारे गेंदबाज जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और विकेट काफी आसान है कंपेयर, क्योंकि आप देखेंगे कि 350 भी हमारी टीम ने बनाया जिस तरह से बल्लेबाजी की। तो हम्म। मौका था, हम अगर हमें 400, 450, 500 के ऊपर ले जाने का, वही लॉर्ड्स का मौका था कि जहां पर हम उनको एक और बार ब्लॉक बॉल खेलने पे मजबूर करते हैं और राइट। मैच क्लोज हो जाता। मगर यहाँ पर आपने खुला मैदान दे दिया, आपने मौका दे दिया उनको अपने हाथ खोलने का। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि भाई जो जैक क्रॉली या बेन डकेट है, वो बैस बॉल क्रिकेट उन्हीं के ऊपर निर्भर है अगर इंग्लैंड खेलना चाहे तो। और आपने वो रुकेगी नहीं। अब आप देखेंगे कि इंग्लैंड धड़ल्ले से आगे 500 क्या उनका कि हम 5 से 550 बना इंडिया को जल्दी ऑल आउट कर दे एक अच्छा, ही ये इनिंग्स तो खेले। भारतीय गेंदबाजी की बात रही है, लेकिन अगर हम भारत के टेल एंडर्स की बात करें तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और सुदर्शन जैसे ऑलराउंडर्स को टीम में अगर जोड़ा गया है तो उनसे ये उम्मीद की गई थी कि वो दोनों तरह से योगदान दे। क्या आपको लगता है कि वो उम्मीद के मुताबिक कर पाए आप, या फिर एक बार जो 6 से 8 नंबर की जो हमारी बल्लेबाजी है वो फिर एक बार कंसर्न पैदा करता है? देखिए जो काम था उनका, जो टेल एंडर्स से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पिछले मैच में उन्होंने किया, कोशिश की पिछले मैच में, और काफी अच्छी कोशिश थी मैं कहूंगा। मैंने सक्सेस, अगर जीत नहीं मिली मगर कहीं ना कहीं सक्सेस मिला। मगर वो वही कर सकते हो, वो ग्राइंड कर सकते हो, आपको रन्स बना के नहीं दे सकते। देखिए कहीं ना कहीं टेल एंडर्स का काम है ग्राइंड करना और कोशिश करना, सपोर्ट देना अपने दूसरे जो मेन बल्लेबाज है उनको। और जो उन्होंने पिछली मैच में किया, कल की मैच में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आके 30 से 40 रन बनाए, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ टेलेंडर से। खासकर बुमराह हो, अंशुल कंबोज हो, या ऑब्वियसली मोहम्मद सिराज हो। हम्म। बट जिम्मेदारी आ जाती है आपकी डीप मिडिल ऑर्डर, आपका डीप लोअर मिडिल ऑर्डर, जहां वॉशिंगटन सुंदर तक जो आपने खींचा है कुलदीप यादव को नहीं खिला के। तो आप एक्सपेक्ट उनसे कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बुमराह और की गेंदबाजों से कि यार आके आपको 30-40 हर बल्लेबाज बना के दे। तो मैं इसको फेलियर नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा कि ये क्वालिटी है, ये कैरेक्टर है, ये हमारी टीम का कैरेक्टर है। हमारे 3 टेल एंडर्स जो नीचे के हैं वो नहीं कर सकते। जी। शायद कुलदीप यादव अगर होते तो शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते ज्यादा, अगर अंशुल कंबोज की जगह खेलते। मगर हालांकि एट द एंड कुलदीप ऑफ द डे यादव आप को इंग्लैंड खेल रहे, तीन मौका बल्ले ही नहीं तीन मिला है, तेज चौथा गेंदबाज टेस्ट खेल जो रहे। है वो आ चुका है। अब क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन है उसकी बातें हो रही हैं। अंशुल कंबोज का भी कोई योगदान फिलहाल नजर नहीं आया है। तो चलिए, ये तो बात रही टेस्ट की, और फिलहाल जो है वो उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया के जो गेंदबाज है आज थोड़ा जोर लगाएंगे, और पहले सेशन में शायद थोड़ी कामयाबी मिली तो उसके बाद ही टीम जो है वो बनी रह सकती है इस मैच में, लेकिन उसके बाद मुश्किल हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की। और बीती शाम जो मुकाबला हुआ इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस में, उसमें जबरदस्त जो है पारी देखने को मिली एबी डिविलियर्स की तरफ से। एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 51 गेंदों में नाबाद 116 रन बना डाले, स्ट्राइक रेट रही 227, इस दौरान 7 छक्के भी उन्होंने लगाए। अब बड़ा सवाल यह है कि एबी डिविलियर्स का जो तूफान है, क्या साउथ अफ्रीका चैंपियंस को चैंपियंस बना सकता है? इस पर भी हम बात करते हैं। ताउस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताउस, ये जो एबी डिविलियर्स ने किया है पिछले मुकाबले में भी हमने देखा किस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की 210 की स्ट्राइक रेट के साथ, और अब 51 गेंदों में 116 रन, इंग्लैंड चैंपियंस के खिलाफ एक तरफा मैच उन्होंने बना दिया अपनी बल्लेबाजी से। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड की गेंदबाजी की कोई रणनीति ही नहीं थी एबी डिविलियर्स के खिलाफ, या आपको लगता है कि डिविलियर्स के खिलाफ कुछ काम ही नहीं आता? नहीं, ये एबी डिविलियर्स के सामने इंग्लैंड की गेंदबाजी वो खिलौना लग रही थी ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है एबी डिविलियर्स को लेजेंड्स मैच में, लेजेंड्स क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि एक तो फिट प्लेयर है, दूसरा 1-2 साल पहले ही रिटायर हो गया जब अपने पीक फॉर्म में थे। मैं याद रखिए, पीक फॉर्म में, राइट। अपने बिल्कुल। पीक फॉर्म में जब रिटायर होता है
तो कहीं ना कहीं वो अपना छाप तो आगे जाके छोड़ता ही है। तो अभी 41 साल के हैं और 41 साल में इतना फिटनेस जबरदस्त, तो मुझे लगता है एक अनफेयर एडवांटेज है जो साउथ अफ्रीका के काम आएगा। और ये एडवांटेज अनफेयर इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ अनफेयर इसलिए मैं कह रहा आंसर हूँ दूसरों क्योंकि के लिए है। एबी डिविलियर्स, हाँ एबी डिविलियर्स एक तरीके से ऐसे बल्लेबाज है जो मुझे लगता है 45 साल तक भी ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अबिलिटी अगर वो फिट रहे तो। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका मुझे एक अच्छी टीम नजर आ रही है, एक टीम जो कोई भी मुकाबला जीतने के धम बढ़ती है। और उसकी सबसे करीब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया। आप बाकी टीम्स देखेंगे, युवराज सिंह, सुरेश रैना, या आप दूसरे इंग्लैंड टीम देख रहे हैं कमजोर, या पाकिस्तान कमजोर नजर आएगी क्योंकि उनके प्लेयर्स फिट नहीं है। उनके प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया है मेंटली और फिजिकली। और यहाँ पर एबी डिविलियर्स जो है ऐसे बल्लेबाज है जो अभी तक मेंटली रिटायरमेंट नहीं लिए, अभी भी गेम में है। उस दिन मैं मुंबई में खेलते हुए नजर आ रहे थे, व्हील चेयर की बिल्कुल, है। देखिए अब ये मैं माइंड यू व्हील चेयर पे पहली गेंद पे आके उठा देना, मार देना और बिल्कुल शायद किसी की इसीलिए बात। ताऊ जब डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया था सडनली, तो सबको शॉक लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। और जाहिर तौर पर वो जो है वो शायद वो खेलना ही चाहते थे और वो पूरी तरह से फिट भी थे, लेकिन ऐसा किया उन्होंने। अब यहाँ साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 153 रन बनाए थे बिना विकेट गवाए, सिर्फ 12.2 ओवर में। क्या ये अब तक की WCL 2025 की सबसे दमदार पारी आपको लगती है, या इससे भी बेटर होने की उम्मीद है कुछ? नहीं देखिए अब ऐसी पारियां लेजेंड्स में कितना देखते हैं। या तो सचिन को आपने देखा था रिसेंटली, जो एक लेजेंड्स हुआ था उसमें भी सचिन फॉर्म में थे। सी एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स, जो लेजेंड्स अपने गेम से शिद्दत से प्यार करते हैं वो है एबी डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर। और क्योंकि वो अपने गेम में रहे हैं, ऑब्वियसली फिटनेस मैटर्स। बट अगेन आई वुड से कि यार बहुत सारे प्लेयर्स इतना एक्साइटेड नहीं होते, इतना एनर्जी नहीं लेके आते क्योंकि वो रिटायर्ड हो जाते हैं, अपने फिटनेस पे काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि एबी से ऐसी पारियां शायद देखने को और मिलेगी। दूसरा प्लेयर, दूसरी टीम से जो मुझे लगता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरह से बैक टू बैक साउथ अफ्रीका की तरह जीती है और जिस तरह से डोमिनेट कर रही है, मुझे लगता है उनके काफी पुराने रिटायर्ड ब्रेट ली कप्तान भी इतना हंगरी है, नजर आ रहे हैं जीतने के लिए। तो वो जीतने का जज्बा इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप उस तरीके से तैयार होते हैं, फिटनेस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर हमारे इंडियन प्लेयर्स कमेंट्री भी कर जी, रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं एंजॉय करने के लिए। मगर यहाँ पर आप देखेंगे एबी डिविलियर्स ऑस्ट्रेलिया, ये वो फिटनेस भी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल करते हैं फिटनेस और और क्रिकेट टच भी में उतने पूरी तरह जज्बे से से नजर खेलते आ हैं, रहे हैं। उतने जज्बे और से एक कमेंट्री और करते हैं। चीज है ताउस, जो मैं आपको बता दूं, लगातार 3 जीत हासिल की है साउथ अफ्रीका ने, और रन रेट जो है 3.439 के साथ है। साउथ अफ्रीका फिलहाल टॉप पर है। क्या आपको लगता है कि दूसरी टीमों के लिए अब सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बदलनी होगी साउथ अफ्रीका से निपटने के लिए? देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है कि भाई 6 टीम्स हैं, 4 टीम सेमीफाइनल में आएंगी। तो जो 2 टीम जो तीसरी चौथे नंबर पे भी आएंगी तो उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका क्या, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आपको रणनीति एक फ्रेश लानी पड़ेगी, एक फिटनेस लाना पड़ेगा, एक मेंटली विनिंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, और वो फाइनल अभी लीग स्टेज में तो दोनों खेलने वाले हैं, वो भी एक जी। इंपॉर्टेंट स्टेज रहेगा। मगर मैं फाइनल देखना चाहता हूँ इन दोनों टीम का, जो डिजर्विंग है, हम्म। जो एक हंगर के साथ खेल रही है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि भाई सारी टीम स्ट्रैटेजी तो बदलना है, इंडिया को हम्म। स्ट्रैटेजी बदलना है, इंग्लैंड को, चलिए वेस्ट तो इंडीज को। वेस्ट इंडीज भी एक चैंपियंस टीम है जो शायद चैंपियनशिप सेमीफाइनल तक ऑफ पहुंची। लेजेंड्स के लिए एक प्रेडिक्शन यहाँ पर है ताउस रिजवी की, कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो सकता है। और सबकी इस पे निगाहें रहने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जबरदस्त फॉर्म में, साउथ अफ्रीका चैंपियंस की टीम जबरदस्त फॉर्म में फिलहाल नजर आ रही है। लगातार 3 जीत उसने हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस रिजवी हमसे बात करने के लिए। और आइए चलते चलते आपको पूर्व भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा, जो इस वक्त WCL का हिस्सा है और इंग्लैंड में ही मौजूद है, उनके साथ खास बातचीत सुनाते हैं। जो ये कह रहे हैं कि अब जब खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा भारतीय पेस अटैक के बारे में और ऋषभ पंत के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी है। सुनाते हैं आपको इस खास बातचीत में। रेड बॉल काफ़ी जो लड़के अब खेल रहे हैं, मैं अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं, बोर्ड ने भी कहा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी रेड बॉल खेला और रेड बॉल की झलक भी दिख रही है क्योंकि आकाशदीप भी निकल गए। तो रेड बॉल कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपको खेलना चाहिए सारे प्लेयर्स को ही। See, obviously, if you are available, then you should play first class cricket. First class cricket खेलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप
अगर आपका अच्छा करियर है और आप अच्छा लंबे टाइम तक बस क्रिकेट खेलते हो, जितने भी अगर आप देखोगे इस्टेब्लिश टेस्ट क्रिकेटर्स, उन सब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए हैं, विकेट लिए हैं, तभी वो इतने लंबे टाइम तक टेस्ट क्रिकेट कंट्री को सर्व कर पाए। पूल बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं वाइट बॉल की बात भी करूं, डीपीएल जैसे स्टार्ट होगा अभी, डीपीएल ने कि 2 लड़के निकाल के दिए आईपीएल में जो अच्छा खेले, हमारे 2 टैलेंट, और वो टैलेंट जो है कहीं ना कहीं टीम इंडिया में भी दस्तक दे रहा है। तो आप जितना बड़ा जितना यंगस्टर जो खड़े हो रहे हैं, इस पूल के बारे में आप इस पूल को आप किस तरह देख रहे हो कि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी मजबूत होता जा रहा है पीछे? आप सी टैलेंट तो इंडिया में कभी कमी थी नहीं, बट हमेशा अपॉर्चुनिटी की बात होती है, जिसको जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटी की बात मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी कोई डिफरेंट तरीके का एक्शन का बॉलर आता है, डिफरेंट तरीके से बैटिंग करता है, तो उसको वो एक कैच होता है ना आंखों के लिए, तो वो कैच है, वो तो उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। ऐसा नहीं कहते कि नहीं उसका एक्शन डिफरेंट है, उसका स्टाइल डिफरेंट है। किसी का स्टाइल डिफरेंट भी है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो खेलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ईशान, आपने इंग्लैंड में लीड किया था टीम इंडिया के पेसिंग अटैक को एक टाइम पे। अभी बुमराह भी कर रहे हैं, लेकिन बुमराह इन एंड आउट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह नए लड़कों ने बॉलिंग अटैक संभाला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा है। जब अगर आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, अपॉर्चुनिटी है, परफॉर्म कर रहे हो, मैच जिता रहे हो, इससे बेटर खुशी आपको कहीं नहीं मिल सकती। ईशान, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आप ऋषभ पंत के साथ घरेलू क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आपके अच्छे दोस्त भी रहे हैं। जिस तरह ऋषभ फ्रैक्चर के बाद आज बल्लेबाजी करने उतरे हैं, वो उनकी क्या डेडिकेशन दिखाता है? सब मेंटली कितने टफ है ये दिखाता है कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कैसी भी हो लाइफ में, कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर आप गिव अप नहीं करते तो आई थिंक यू कैन मेक अ कमबैक एंड स्ट्रॉन्ग कमबैक। और इसी के साथ आज के शो में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ। नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की